बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी न्यू बुक, चैप्टर नंबर 1, आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान। और इस चैप्टर का कौन सा पार्ट होने जा रहा है? ओवरऑल पार्ट 15। और इसके अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है, स्टेटमेंट्स, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ अल्लामा इकबाल एंड कायदे आज़म, ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा है। और इसके अंदर पार्ट 4 जो है वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ठीक है भाई, और इसमें कौन सा टॉपिक है? पेज नंबर 9 से ये शुरू है, पेज नंबर 10 पे स्टेटमेंट्स ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये हमने पढ़ लिया था और रीड आउट करके मैंने इसके वर्ड टू वर्ड जो है आपको एक्सप्लेनेशन कर दी थी, और साथ में आपको ओरल जो है हर वर्ड का मतलब बता दिया था। अब जो है वो लिखने जा रहा हूँ मैं इस पार्ट के अंदर। जैसे मैंने कहा था कि सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं उनके मतलब मैं लिखूँगा, एग्जैक्ट उर्दू मतलब लिखूँगा, और उसके बाद जो है आसान उर्दू में उसको लिखूँगा, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आसान इंग्लिश में भी लिखूँगा। हमारी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है, ये ज़बान है, ये हमें समझ में आ जाए ना तो हमें समझ में आ जाए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अपने माइंड को जो है ना वो स्विच कर लीजिए कि आगे आने वाले वक्त में आप टीचर्स को भूल जाइए। आप 9 मैट्रिक में आ गए हैं ना, 9th में आ गए हैं, तो आप टीचर्स की डिपेंडेंसी ख़त्म कर दीजिए। किताबें उठाइए और ख़ुद से पढ़ने की हैबिट डालिए, अगर आप अपने मुस्तकबिल से सिंसियर हैं तो। ठीक है, टीचर्स आपको उंगली पकड़ा कर अब नहीं चलेंगे, आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। 9 मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, इंटर, 4 साल हैं आपके पास आपका करियर बनाने के लिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके अंदर क्या है। आगे जाने से पहले फिर दोबारा रिमाइंड कर दूं कि अगर ये बुक आपके हाथ में नहीं है तो ये वीडियो बेकार है आपके के लिए। या अगर आपने जो है वो PDF इसका नहीं खोला हुआ, या आपके पास रजिस्टर नहीं है, आप नोट नहीं कर रहे, या आपने पिछली वीडियोस जो हैं सारी की सारी अभी तक नहीं देखी पूरी तरतीब से, तो भी ये सारी शराइत अगर आप पूरी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपको मुबारक हो, अच्छे से समझ में आ रहा है और बहुत आगे जाएंगे आप, बहुत आपको फ़ायदा होगा इससे। और अगर आप बीच में आए हैं, आप सुन रहे हैं अभी और पिछली वीडियोज़ नहीं देखी, तो आपको इससे इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। बहरहाल आगे चलते हैं। स्टेटमेंट्स ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पढ़ता हूँ मैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज वेरी एंशियस। एंशियस का मतलब यह है कि तशवीश में होना। एंशियस, एंशियस मतलब तशवीश में होना, तशवीश में होना। एग्जैक्ट उर्दू मतलब बताया मैंने इसका, तशवीश में होना, या फिर आसान लफ्ज़ों में परेशान होना। परेशान होना, एग्जैक्ट उर्दू मतलब भी बता दिया तशवीश में होना, और आसान उर्दू में भी बता दिया परेशान होना। तो कायदे आज़म जो है वो क्या थे? वॉज वेरी एंशियस, बहुत परेशान थे। अबाउट, अबाउट का मतलब बारे में, अबाउट मतलब बारे में, किस चीज़ के बारे में? फ्यूचर, मुस्तकबिल के बारे में। मुस्तकबिल के बारे में कुछ बच्चों का आइडिया होता है कि भाई इनके मतलब तो हमें पता है, भाई वो आपको मतलब नहीं पता होते उसके, आपका आइडिया होता है कि हाँ इसका ये मतलब होगा। तो आइडियाज़ पे ना चलें, हर वर्ड का एग्जैक्ट उर्दू मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अबाउट द फ्यूचर ऑफ मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट मतलब बर्रे सगीर, सब कॉन्टिनेंट, बर्रे सगीर, बर्रे सगीर। ठीक है भाई। रीऑर्गेनाइज एंड वाइटलाइज्ड, रीऑर्गेनाइज्ड, री और गनाइज्ड, दोबारा मुनज़्ज़म करना, दोबारा मुनज़्ज़म करना, दोबारा तरतीब देना,
तो दोबारा मुनज़्ज़म किया या दोबारा तरतीब दी, किस चीज़ को तरतीब दी? और वाइटलाइज, वाइटलाइज मतलब दोबारा ज़िंदा किया। वाइटलाइज वर्ड वाइटल से निकला है, वाइटल का मतलब होता है लाइफ, ज़िंदगी। वाइटलाइज ज़िंदगी देना, ज़िंदगी देना या ज़िंदा करना, दोबारा से ज़िंदा करना। किस चीज़ को कायदे आज़म ने दोबारा से मुनज़्ज़म किया या किस चीज़ को दोबारा ज़िंदगी दी कायदे आज़म ने? मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग क्या थी? ये मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टी थी उस ज़माने में। एंड ब्रॉड, और लेके आए, ऑल मुस्लिम्स, सारे मुसलमानों को, अंडर इट्स बैनर। अंडर मतलब नीचे, बैनर का मतलब यहाँ पर है परचम। बैनर मतलब परचम। मुस्लिम लीग के परचम तले इकट्ठा किया। ठीक है, आगे कह रहे हैं कायदे आज़म व्यूज़। व्यूज़ का मतलब है नज़रियात। व्यूज़ मतलब नज़रियात या ख़यालात, आसान लफ्ज़ों में। एग्जैक्ट इसका उर्दू मतलब क्या है? व्यूज़ का नज़रियात। और आसान उर्दू मतलब क्या है? ख़यालात। देखें ये वर्ड व्यूज़ है ना, इससे कई वर्ड बनते हैं। इससे व्यू भी बनता है, मंज़र। इससे रिव्यू भी बनता है। ठीक है, रिव्यू का मतलब पस मंज़र या नज़र सानी इसको हम कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना भाई अपने इस डिसीजन को आप रिव्यू कर लीजिए। रिव्यू का क्या मतलब होता है? नज़र सानी कर लीजिए, नज़र सानी। इससे रिव्यू, रिव्यू नज़र सानी। नज़र का मतलब आपको पता है, सानी का मतलब होता है दोबारा। मतलब आपने एक फ़ैसला दे दिया है कि भाई ये जो है वो आप इस घर से निकल जाइए, आपने ये फ़ैसला दे दिया है, तो आपको कहा जाता है कि जनाब आप अपने इस हुक्म पे नज़र सानी कर लीजिए। मतलब एक दफ़ा और नज़र डाल लीजिए, इसको रिव्यू कर लीजिए। बात समझ आई? तो ये रिव्यू, व्यू, व्यूज़, इन सब का ताल्लुक़ नज़र से है, देखने से। यहाँ पर व्यूज़ का मतलब है नज़रियात या ख़यालात। ठीक है, कायदे आज़म व्यूज़, कायदे आज़म के ख़यालात या नज़रियात ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान को बनाने के ख़याल को लेके वर वेरी क्लियर, वो बहुत ज़्यादा क्लियर थे, साफ थे। वाइल, वाइल का मतलब जबकि, वाइल मतलब जबकि, जबकि एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स एट इस्लामिया कॉलेज पेशावर। एड्रेसिंग मतलब खिताब फरमा रहे थे। एड्रेसिंग मतलब खिताब फरमा रहे थे। किसको खिताब फरमा रहे थे? स्टूडेंट्स को। कहाँ के स्टूडेंट थे? कॉलेज के थे। क्या नाम है उस कॉलेज का? इस्लामिया कॉलेज। इस्लामिया कॉलेज कहाँ था? ये पेशावर में था। ही एक्सप्लेंड, उन्होंने तशरीह की। एक्सप्लेंड का मतलब तशरीह करना। तशरीह करना मतलब समझाना। उर्दू में होता है ना तशरीह कीजिए, तो क्या मतलब होता है कि ये जो शेर है भाई इसको ज़रा तफसील से बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। समझ आ गई बात? और इंग्लिश में आप देखें, इंग्लिश में यही जो पोएम वगैरह होती हैं इसके नीचे लिखा होता है एक्सप्लेनेशन, तशरीह करना। उन्होंने तशरीह की, एक्सप्लेन किया इस व्यूज़, अपने नज़रियात को। अबाउट आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी के बारे में, मतलब उस ख़याल के बारे में कि पाकिस्तान हम क्यों बनाने जा रहे हैं। सेइंग, ये कहते हुए, अब आगे इन्वर्टेड कॉमास में, अवर डिमांड, डिमांड का मतलब है मुतालबा। डिमांड मतलब मुतालबा, हमारा जो मुतालबा है। आवर डिमांड, हमारा जो मुतालबा है। फॉर पाकिस्तान इज़ नॉट फॉर अ पीस ऑफ लैंड इंस्टेड। इंस्टेड का मतलब है अलावा। यहाँ पर इंस्टेड का मतलब है बल्कि। ठीक है, अब ज़रा बात को समझिएगा। कायदे आज़म क्या कह रहे हैं कि हमारा जो मुतालबा है, ये एक्सप्लेन्ड हिज व्यूज़ अबाउट आइडियोलॉजी से, आवर डिमांड फॉर पाकिस्तान इज़ नॉट फॉर अ पीस ऑफ लैंड। हमारा जो मुतालबा है वो सिर्फ़ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, इंस्टेड, बल्कि। ठीक है, बल्कि क्या है? वी वॉन्ट टू इस्टेब्लिश एन एक्सपेरिमेंटल लेबॉर्ट्री। इस्टेब्लिश का मतलब होता है क़याम, अमल में लाना। इस्टेब्लिश का क्या मतलब है? क़याम
अमल में लाना या बनाना, क़याम अमल में लाना। उर्दू में इसको कहा जाता है क़याम पाकिस्तान, मतलब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, या आसान लफ्ज़ों में मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, कि हम ऐसी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि ऐसी जो है वो क़याम अमल में लाना चाहते हैं, ऐसे बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? एक्सपेरिमेंटल लेबॉर्ट्री, तजुर्बागाह, वेयर जहाँ वी कुड प्रैक्टिस अ सिस्टम, जहाँ पर हम एक निज़ाम को चला सकें। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि चलाना, सिस्टम का मतलब निज़ाम। ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स, इस्लामी उसूलों के मुताबिक। ठीक हो गया भाई, इस्लामिक प्रिंसिपल्स। इस्लामिक प्रिंसिपल्स, इस्लामी उसूल, इस्लामी उसूल। फिर आगे कह रहे हैं इन हिस एड्रेस, अपने खिताब में, इन द मीटिंग, जलसे में। मीटिंग का क्या मतलब है यहाँ पर? जलसा, जलसा या इजलास, जलसा या इजलास ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के जलसे में, मुस्लिम लीग के इजलास में। कब? 23 मार्च 1940 एट लाहौर, लाहौर में कायदे आज़म एक्सप्लेंड, उन्होंने तफसील बताई द आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एन इस्लामिक स्टेट, एक इस्लामी रियासत की आइडियोलॉजिकल बेसिस क्या है। देखिए, मैं बात शुरू में मैंने आइडियोलॉजी को बड़े तफसील से बताया है। अगर ये आइडियोलॉजी का वर्ड अभी भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है ना, तो इसका मतलब आपने थोरो लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया शुरू के। ये मैं बता दूं, मैंने बड़ी तफसील से बताया है। मैंने आसान लफ्ज़ों में इसको क्लियर किया था कि आप कोई भी अमल करते हैं तो आप उससे पहले सोचते हैं। अमल करना, सोचना, सोच पहले आती है, अमल बाद में होता है। पाकिस्तान बनाना एक अमल है, और इस अमल से पहले जो सोच है पाकिस्तान बनाने की, उसको आइडियोलॉजी कह रहे हैं हम। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बनाने की सोच। अब आगे की इस सोच की बुनियाद क्या है? इस सोच की बुनियाद क्या है? आप पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, ठीक है, वेलकम। आपकी सोच पहले डेवलप हुई कि भाई मुझे पाकिस्तान बनाना है। अब कोई पूछता है कि भाई किस बुनियाद पर आपकी ये सोच कायम हुई है? वजह तो कोई होगी ना। आपने अगर ये सोचा, देखें 3 चीज़ें हो गई, पाकिस्तान का बनना, सोचना, किस बुनियाद पर सोचना। तो पाकिस्तान का बनना ये तो अमल हो गया, सोचना ये आइडियोलॉजी हो गई। किस बुनियाद पर आपने ये सोचा, इसको बेस कहते हैं, बेसिस। तो यहाँ पर लिखा है आइडियोलॉजिकल बेसिस। पाकिस्तान आइडियोलॉजिकल बेसिस की बात कर रहे हैं वो, आइडियोलॉजिकल बेसिस। यानी कि बुनियाद क्या है? बुनियाद क्या है? आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एन इस्लामिक स्टेट, एक इस्लामी रियासत की, ऑफ एन इस्लामिक स्टेट। ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। स्टेट का मतलब है रियासत, इस्लामिक का मतलब है इस्लामी। इस्लामी रियासत बनने जा रही है ना पाकिस्तान, ठीक है, बनने जा रही है, इस्लामिक स्टेट बनने जा रही है। तो यहाँ पर इसका, इस इस्लामिक स्टेट या इस्लामी रियासत पाकिस्तान का बनना, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसकी सोच क्या है, और उस सोच की बुनियाद क्या है, उसकी बेस क्या है। ये बात, इसको ज़रा समझिएगा कि ये सोच आपके दिमाग में डेवलप हुई क्यों। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? एज फॉलोज, जैसे कि नीचे दिया गया है। एज का मतलब जैसे कि, एज मतलब जैसा कि। अगर अभी भी मेरी बात डिस्टर्ब कर रही है ना, वीडियो को बैक करके दोबारा से सुने ज़रा तसल्ली से, मैं क्या बात समझाना चाह रहा हूँ।
कुछ चीज़ों को समझने के लिए आपको खुद से बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं है। एज फॉलोज, जैसे कि नीचे बताया गया है। एज फॉलोज नीचे बताया गया है, नीचे। ठीक हो गया भाई। अब आगे इन्वर्टेड कॉमास में बात कर रहे हैं। हिंदुइज्म एंड इस्लाम आर नॉट मेयरली टू रिलीजन्स। हिंदुइज्म और इस्लाम जो है वो सिर्फ दो मज़हब नहीं है। मेयरली का मतलब है महज, एग्जैक्ट उर्दू मतलब इसका बनता है मेयरली का महज। मैंने कहा ना अंदाजे नहीं बताऊंगा आपको कि इस वर्ड का मतलब अंदाज़ा है मेरा कि ये होगा, नहीं, अंदाजे नहीं भाई। एग्जैक्ट इंग्लिश का जो एग्जैक्ट उर्दू वर्ड है वो ये है, महज। अब इसको आसान उर्दू में लिखते हैं तो ये बनेगा ना सिर्फ, ना सिर्फ, या सिर्फ। इसको आसान और कर लें, सिर्फ। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, हिंदुइज्म एंड इस्लाम आर नॉट मेयरली टू रिलीजन। हिंदुइज्म और इस्लाम जो है वो सिर्फ, महज, मेयरली दो मज़हब नहीं है, दो रिलीजन नहीं है, बट दे आर टू सेपरेट सोशल सिस्टम, बल्कि ये दो अलग अलग मुआशरती निज़ाम है, सोशल सिस्टम्स, सोशल सिस्टम्स, मुआशरती निज़ाम। सोशल मीडिया आपको पता है, सोशल वर्ड पहले भी मैंने बताया है, इस एक वर्ड से, सोशल से सोसाइटी भी बना है। सोसाइटी का मतलब होता है मुआशरा, इसी से वर्ड बना है मुआशरती, यानी कि सोशल। सोसाइटी होती क्या है, ऐसी जगह होती है जहाँ पर लोग मिलजुल के रहते हैं। समझ में आ गई बात, ऐसी जगह जहाँ पर लोग मिलजुल के रहते हैं। किसी जगह पे लोगों का रहन सहन, किसी जगह पे लोगों का रहन सहन, उनका पहनना, ओढ़ना, उठना, बैठना, बातें करना, खाना पीना, रस्म रिवाज, आपस में तिजारत, ये सब चीज़ें क्या आ जाती हैं, ये उनकी, ये सोशल में आ जाता है, ये सोसाइटी में आ जाता है। तो कायदे आज़म ये बोल रहे हैं कि भाई ये दो सिर्फ मज़हब नहीं है, बल्कि दो मुख्तलिफ सोशल सिस्टम्स हैं। मतलब मुआशरती निज़ाम भी अलग अलग है, उनका पहनना ओढ़ना, हमारा पहनना ओढ़ना अलग है, खाना पीना उनका हमारा अलग है, आना जाना, रस्म रिवाज, तकारीब, मिलना जुलाना, मौत, मैयत, शादी, सब मामलात अलग अलग हैं। दो डिफरेंट सोशल सिस्टम्स हैं। बात समझ आ रही है आपको? ये बात उन्होंने की। आगे क्या कह रहे हैं, इट वुड बी अ ड्रीम, ये सिर्फ एक ख्वाब होगा, टू थिंक, ये सोचना, ये सोचना बोल रहे हैं कि एक ख्वाब होगा, दैट, के, ये दैट का मतलब लिख लीजिए, दैट का मतलब, ये छोटे छोटे वर्ड्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। दैट मतलब के, उन्होंने कहा ये सोचना एक ख्वाब होगा, दैट के हिंदूज एंड मुस्लिम्स विल फॉर्म अ कॉमन नेशन, के हिंदू और मुसलमान मिलके एक कॉमन नेशन बना सकते हैं। ठीक है, कॉमन नेशन का मतलब क्या हुआ, एक कौम, एक कौम बन सकते हैं, ये सोचना ये ख्वाब ही होगा। ठीक है, हिंदूज एंड मुस्लिम विल फॉर्म अ कॉमन नेशन, एक कौम। कॉमन, कॉमन का मतलब वैसे होता है आम, यहाँ पर कॉमन का मतलब है एक, कॉमन नेशन, एक कौम। आगे कह रहे हैं, आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ, मैं ये वाजे कर देना चाहता हूँ, दैट, फिर देखें दैट आ गया, के बोथ द नेशंस, दोनों कौमें, बिलोंग टू टू डिफरेंट सिविलाइजेशन, ताल्लुक़ रखती हैं। बिलोंग का मतलब ताल्लुक़ रखना, बिलोंग मतलब ताल्लुक़ रखना, सिविलाइजेशंस, तहजीबों से, तहजीब, ये तहजीब वर्ड क्या होता है, तहजीब वर्ड होता है कलेक्टिवली किसी एक जगह पे रहने वाले लोगों का मज़हब,
उनका लाइफ स्टाइल, उनका खाना पीना, उनकी सोच, उनके नज़रियात, ये सब चीज़ें मिलके, उनके कायदे कानून, उनका मज़हब, उनकी इबादतें, तो ये सब मिलके बनता है एक सिविलाइजेशन। जैसे इस्लामिक सिविलाइजेशन है, इस्लामी तहज़ीब है, एक हिंदू सिविलाइजेशन है, एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, एक ज्यूइश सिविलाइजेशन है, एक क्रिश्चियन सिविलाइजेशन है। अब ये जो मैं नाम ले रहा हूँ सिविलाइजेशन, इससे आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो रहा है कि हाँ यार, अ डिफरेंट लाइफ स्टाइल। ठीक है, इसको और इंग्लिश में अगर मैं आसान करूँ, अ लाइफ स्टाइल। ये 3 वर्ड जो हैं वो सब कुछ आपको बता देंगे, सब कुछ उसमें आ जाएगा। जब हम लाइफ स्टाइल की बात कर रहे हैं तो उसमें मज़हब भी आ जाएगा, उसमें उठना बैठना, खाना पीना, रस्म व रिवाज, शादी, मौत, मैयत, त्यौहार, सारी चीज़ें आ जाएंगी उसके अंदर। नज़रियात, ख़यालात कि आप ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहते हैं, आपके यकीन क्या है, आपका ईमान क्या है, सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तहज़ीब, और ना सिर्फ आ जाती हैं बल्कि वो काफ़ी टाइम तक मौजूद भी रही हैं। जैसे कि इस्लामिक सिविलाइजेशन जो है वो काफ़ी टाइम से एग्जिस्ट कर रही है, अभी तक मौजूद है। समझ आ गई बात? तो इसको इन्होंने कहा है कि क्या है, डिफरेंट सिविलाइजेशन हैं, 2 मुख्तलिफ तहज़ीब हैं। एंड द फाउंडेशन ऑफ दीज 2 सिविलाइजेशन, और इन दोनों तहज़ीबों की बुनियाद, फाउंडेशन मतलब बुनियाद, फाउंडेशन मतलब बुनियाद, इज़ ऑन सच फिलोसफीज़। सच का मतलब ऐसे या ऐसी, सच मतलब ऐसे या ऐसी, फिलोसफीज़ फ़लसफ़ा, विच आर जो के अपोज टू ईच अदर, जो एक दूसरे के मुखालिफ हैं। अपोज मतलब मुखालिफ हैं। फ़िलोसफ़ी का मैंने कह दिया था कि अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, नहीं तो बात इस पर बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी, पर आपको ये सब्जेक्ट ही समझाना पड़ेगा फ़िलोसफ़ी होता क्या है। बस आप ये समझ लीजिए माइंड सेट। यहाँ पर फ़िलोसफ़ी को आसान लफ्ज़ों में आपको बता दूँ, फ़िलोसॉफ़ी माइंड सेट, बस इतना जहन नशीन कर लें। अपोज मतलब मुखालिफ, मुखालिफ माइंड सेट। आगे क्या कह रहे हैं, इन जनवरी 1941, जनवरी 1941 में कायदे आज़म एलिब्रेटेड द सेपरेट स्टेटस ऑफ द मुस्लिम नेशन बाय सेइंग। कायदे आज़म ने, एलिब्रेट का मतलब ये है कि एक्सप्लेन करना, तफसील बताई। द सेपरेट स्टेटस, अलहदा रुतबा, अलहदा मकाम। स्टेटस का मतलब होता है मकाम, मर्तबा, ठीक है, मकाम, मर्तबा या हैसियत। आप और इसको आसान कर लें तो हैसियत। तो सेपरेट स्टेटस मतलब अलहदा हैसियत जो है उसके बारे में मुस्लिम नेशन की, बाय सेइंग, ये कहते हुए, क्या फिर दोबारा इन्वर्टेड कॉमास में आ रहा है, देखें ज़रा। इंडिया हैड नेवर बीन अ सिंगल कंट्री और नेशन। इंडिया हैड नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं। नेवर का क्या मतलब है, कभी नहीं। नेवर मतलब कभी नहीं, नेवर कभी नहीं। इंडिया हैड नेवर बीन, बीन का मतलब है रहा। बीन का क्या मतलब है यहाँ पर, रहा, रहा या रही, रहा या रही। इंडिया हैड नेवर बीन अ सिंगल कंट्री और अ नेशन। इंडिया कभी नहीं रहा एक अकेला मुल्क या अकेली कौम। द इशू ऑफ सब कॉन्टिनेंट इज़ इंटरनेशनल। ये जो सब कॉन्टिनेंट का इशू है ये इंटरनेशनल है, बैनुल अक़वामी है। इसकी तफसील पिछली वीडियो में बता चुका हूँ मैं। इंटरनेशनल, बैनुल अक़वामी है, नेशनल कौमी नहीं है, इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी है।
द डिफरेंसेस ऑन कल्चर, सोशल एंड इकोनॉमिक वैल्यूज़ आर ऑफ आइडियोलॉजिकल नेचर। ये जो फ़र्क है, कल्चरल वैल्यूज़ में फ़र्क है, ये मिटाऊं? क्या कह रहे हैं? डिफरेंसेस, फ़र्क जो हैं किसके अंदर? कल्चरल वैल्यूज़ में। कल्चरल वैल्यूज़, फिर आगे क्या बता रहे हैं? सोशल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़ एंड इकोनॉमिक वैल्यूज़। वैल्यूज़, कल्चरल मतलब सकाफ़ती इक़दारें। अभी मैं एग्जैक्ट उर्दू मतलब लिख रहा हूँ, फिर इसको आसान उर्दू में लिखूँगा। सकाफ़ती इक़दारें, और ये क्या होगा? सोशल वैल्यूज़, मुआशरती इक़दारें और इकोनॉमिक वैल्यूज़, मुआशी इक़दारें। अब ये वैल्यूज़ वर्ड किससे निकला है? वैल्यू से निकला है। वैल्यू का क्या मतलब है? अहमियत, अहमियत या कदर। यू डोंट हैव एनी वैल्यू इन योर हार्ट फॉर मी। आपके दिल में मेरी कोई कदर नहीं है। तो ये वैल्यू वर्ड, जिसकी कोई अहमियत हो, जिसकी कोई कदर हो। देखिए, आप दो डिफरेंट सिविलाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं आपको बता दूं आसान लफ्ज़ों में, कुछ चीज़ें हैं या इंटरेस्ट है। सूद जो है इसको आप ले लें, इंटरेस्ट, या इसको यूजरी कहा जाता है। इंटरेस्ट या यूजरी, इसको सूद कहते हैं। सूद का क्या ताल्लुक़ है? सूद जो है आपको पता है कि इस्लाम के अंदर हराम है। सूद लेने और देने वाला जो है, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया कि सूद लेने वाला और देने वाला, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे उसने सूद न लिया हो, सूद न दिया हो, बल्कि असल में उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया हो। आप सोचें ज़रा, कितनी बड़ी बात है कि सूद लेना, किसी ने अगर सूद लिया है या सूद दिया है, दोनों सूरतों में ये सूद का लेन देन नहीं किया उसने असल में, बल्कि उसने क्या किया? उसने अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया है। इतनी बड़ी बात है। अब ज़रा समझिएगा, सूद जो है वो किसका फैक्टर है? इकोनॉमिक फैक्टर है। इकॉनमी से इसका ताल्लुक़ है, बिज़नेस से इसका ताल्लुक़ है, कारोबार से इसका ताल्लुक़ है। पैसों के लेन देन के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो चलता है, और आजकल दुनिया में तो सब इंटरेस्ट ही चल रहा है। तो बहरहाल मुस्लिम्स के लिए क्या है इंटरेस्ट? अब आप सोच लीजिए, अभी मैंने बताया। हिंदूज़ के लिए इंटरेस्ट क्या है? कुछ भी नहीं है, वो समझते हैं ये तो बिज़नेस है, ये बिज़नेस है। मुस्लिम्स के लिए क्या है? अभी आपको मैंने बताया कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में क्या बताया? ऐलान जंग है अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़। वो लोग जो सूद ले रहे हैं और दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ असल में ऐलान जंग कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, ज़रा सोचिए। तो एक मुसलमान के लिए कितनी टेंशन वाली बात है ये। तो इसकी वैल्यू मुसलमान की नज़दीक क्या होगी? लेकिन इसको अब अगर आप हिंदुइज़्म में देखें तो इसकी वैल्यू क्या है? बहुत ज़्यादा है। मुसलमानों की इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। फ़र्क आ गया? देखें, मैंने कहा था ना, इकोनॉमिक वैल्यूज़ के अंदर या मुआशी इक़दारों के अंदर या बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से या कारोबार पॉइंट ऑफ व्यू से फ़र्क बता रहे हैं ना आपको। हिंदुइज़्म और इस्लामिज़्म के अंदर कायदे आज़म तो ये बता रहे हैं, इकोनॉमिक वैल्यूज़ अगर एक आप चीज़ लेते हैं, उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ इंटरेस्ट को उठा लें, तो इंटरेस्ट ही के अंदर कितना क्लैश आ जाता है। मुसलमानों के लिए कितना बड़ा हुक्म है, और हिंदुओं के लिए वो इसके बगैर उन तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि इसके बगैर भी बिज़नेस हो सकता है। सोचिए ज़रा, हिंदुइज़्म में ये इस यूजरी या सूद के बगैर कारोबार का तसव्वुर ही नहीं है। मतलब वो इस चीज़ को मानते नहीं कि इसके बगैर बिज़नेस होता कैसे, और ये तो बिज़नेस की जान है, ये उनका मानना है। अब क्या करें भाई?
तो इकोनॉमिक वैल्यूज़ या मुआशी इकदार हैं, इकदार वर्ड कदर से निकला है, फ़र्क आ गए। अब यहाँ पर देख लें, सोशल वैल्यूज़ मुआशरती इकदार है। मुआशरा क्या कहता है, मुआशरे के अंदर क्या होता है, लोग उठते बैठते हैं। अब इसमें और मज़ीद बात आ जाएगी कि जब आप शादी ब्याह करते हैं तो फिर क्या होता है। सोशल वैल्यूज़ के अंदर मैं आपको बता दूं, शादी ब्याह का रस्म वगैरह हिंदुज़म के अंदर तो ये है कि वो उसको जो जहेज़ होता है, हमारी तरफ तो जहेज़ का मतलब ये होता है कि लड़की के कोई ज़रूरत की चीज़ें हैं जो कि उसको दी जा रही हैं। लड़के वाले डिमांड नहीं करते कि भाई हमें ये चाहिए, ठीक है। और जो डिमांड करते हैं वो इसको बड़ा मयूब समझा जाता है, बड़ी तकलीफ दे बात होती है। अगर लड़के वाले डिमांड करें तो बहुत चीप समझा जाता है इसको, और नॉर्मली ऐसा रिश्ता फिर होता ही नहीं है। आज भी अल्लाह का शुक्र है हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी सोसाइटी, दिस इज़ आवर सोशल वैल्यू, ये हमारी सोशल वैल्यू है कि अगर हम शादी कर रहे हैं आपस में तो लड़की वाले जहेज़ जो देते हैं वो जहेज़ होता क्या है, वो लड़की की पर्सनल ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। उसका बेड है, बेडिंग है, ठीक है, बर्तन हैं, घरेलू इस्तेमाल की चीज़ हैं जिसको जहेज़ कहा जाता है। ये मुसलमानों का हो गया। अब सोशल वैल्यूज़ के दरमियान फ़र्क बता रहा हूँ, मुआशरती इक़दार हैं। अब देखें आप किसको वैल्यू देते हैं। अब हिंदुइज़म को कंपेयर करें, वहाँ पर बाकायदा लड़के वाले क्लेम करते हैं, डिमांड करते हैं कि भाई इतना जहेज़ चाहिए। सोचें ज़रा, क्लैश हो गया, इतना जहेज़ चाहिए इंडिया के अंदर। मैं ख्याल पाकिस्तान में जो हमारी हिंदू कम्युनिटी है अब तो उसके अंदर भी ऐसी कोई बात नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर हमारे पास जो हमारे हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं बच्चे हैं, वो जो हिंदू बच्चे अभी सुन रहे हैं मुझे पाकिस्तान से ही, वो भी इस बात को जानते हैं कि अब ऐसा कोई सिस्टम यहाँ नहीं। इंडिया में तो अभी भी बहुत ज़्यादा ये होता है कि बाकायदा क्लेम किया जाता है कि भाई लड़के वालों को जो है वो लड़की वालों को इतना इतना सब कुछ देना होगा। वो लड़की वाले बेचारे अपनी लड़की दे रहे हैं, फिर लड़के वालों की डिमांड भी पूरी कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं मुझे गाड़ी चाहिए, वो बोल रहे हैं मुझे बंगला चाहिए, अगर तो दे देंगे तो हम आपकी बच्ची से शादी कर लेंगे, इसको अपनी बहू बना लेंगे, वरना हम तो नहीं बनाते। सोशल वैल्यूज़, माशरती इक़दारों में फ़र्क आ गया। कल्चरल वैल्यूज़, सकाफ़ती इक़दार, इसमें कौन से आपके रस्म व रिवाज आ जाते हैं, पहनना ओढ़ना आ जाता है, लिबास आ जाता है। तो ये और फिर डिटेल में बात हो जाएगी। बहरहाल तो अब आगे चलते हैं, और इसमें क्या है, कहाँ तक थे हम। आखिरी लाइन क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंसेस ऑन कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिक वैल्यूज़ आर ऑफ आइडियोलॉजिकल नेचर। देखें आइडियोलॉजिकल नेचर की वो बात कर रहा है, दोबारा इस चीज़ को क्लियर कर रहा है। आइडियोलॉजिकल नेचर, आइडियोलॉजी का मतलब यहाँ पर है आपका नज़रिया, एक ऐसा ख्याल, ऐसा नज़रिया जिससे आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आइडियोलॉजिकल नेचर वो बोल रहे हैं कायदे आज़म कि यहाँ पर बड़ा मसला है भाई, यहाँ पर आम सोच नहीं है बल्कि एक नज़रिया है, ये बदल नहीं सकता। आपकी सोच बदल सकती है, आपकी आइडियोलॉजी नहीं बदल सकती, ये बात याद रखिएगा। आपकी सोच बदल सकती है, मतलब आपने सोचा कि मुझे काले रंग का सूट पहनना है ईद पे, यह आपकी सोच है। वक्त और हालात की वजह से आपने चेंज कर दिया, नहीं भाई काला नहीं पहन रहा, मैं वाइट सूट पहनूंगा। दिस इज़ योर थिंकिंग, बट इट्स नॉट योर आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी वो चीज़ है, क्या आइडियोलॉजी उसको कहते हैं जिस पे आपने कंप्रोमाइज़ करना ही नहीं है उस सोच के ऊपर। ऐसी सोच जिस पे आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए कायदे आज़म ने कहा कि ये ना हिंदू करेंगे इन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़, ना मुसलमान इन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करेंगे। इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये चीज़ें जो है वो आइडियोलॉजिकल नेचर रखती हैं, ये वो सोचें हैं जिस पे, ये वो नज़रियात हैं जिस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता, वो उस पर डटा रहेगा। समझ आई ये बात। आगे चलते हैं। द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ कायदे आज़म सम अप द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। सम अप का क्या मतलब है, सम अप कर देना, नतीजा निकालना, नतीजा निकालना या टोटल करना। अब उन्होंने जो इतनी बातें की अब उसका सम कर रहे हैं, उसका टोटल कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इंडिया हैड कम इनटू बीइंग द डे, पाकिस्तान हैड कम इनटू बीइंग द डे, पाकिस्तान उसी दिन बन गया था। ये कायदे आज़म के अल्फाज। किस दिन, द फर्स्ट नॉन मुस्लिम वॉज कन्वर्टेड इनटू अ मुस्लिम इन इंडिया, जब पहला नॉन मुस्लिम जो है वो मुसलमान हुआ था इंडिया में,
पाकिस्तान असल में उसी वक्त बन गया था। अब सोचिए कब हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम कब? 712 में, 712 AD में। 712 कायदे आज़म कब कह रहे हैं? 1941 में। 712 में मोहम्मद बिन कासिम आए थे हिंदुस्तान में। किस जगह से आए थे? कराची से दीवल के मकाम पर सिंध पे अटैक किया था। यहाँ पर कौन रहता था? सिंध किसका हिस्सा था? हिंदुस्तान का, हिंद का। और यहाँ पर कौन लोग रहते थे? हिंदू रहते थे सारे के सारे भाई। तो जब ये आए, मोहम्मद बिन कासिम आए, तो जो है ना, ये तलवारें चला के किसी को मुसलमान नहीं किया जा सकता। देखें, आप किसी का भेष बदल सकते हैं, आप किसी का गेटअप बदल सकते हैं ज़बरदस्ती करके, लेकिन आप किसी की सोच को नहीं बदल सकते, ये नामुमकिन है। अगर आप कहते हैं ना कि तलवार चला के या ज़ोर ज़बरदस्ती से या मार कूट के आप किसी का मज़हब बदलवा देंगे, ये गलत फहमी है आपकी। आप कभी भी नहीं कर सकते ऐसा। आप सोच नहीं बदल सकते उसकी, आप उसके ईमान में दरार नहीं डाल सकते। वो वक्ती तौर पे कर भी लेगा शायद। कोई मुसलमान है तो हिंदू हो जाएगा, कोई हिंदू है तो मुसलमान हो जाएगा। आप पिस्टल लेके खड़े हुए हैं, ठीक है भाई, उसको जान का ख़तरा है, वो कर भी लेगा। दिल से नहीं मानेगा, दिल से नहीं मानेगा। दिल से अगर आपको मनवाना है किसी से, तो आपको अपने इथिक्स, अपने अखलाक बड़े अच्छे करने होंगे। आपको बताना होगा कि मैं एक जेंटलमैन हूँ और मैं अच्छे काम कर सकता हूँ और मैं एक अच्छा इंसान हूँ। मैं आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता हूँ, मैं आपके रस्म व रिवाज का ख्याल रख सकता हूँ और मैं आपको तकलीफ़ नहीं दे सकता। ये वो चीज़ें हैं, ये वो आपका अखलाक है जो कि बोलता है, उससे आप मुतासर होते हैं। मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध में आए थे, तो यहाँ पर आने के बाद और मुस्लिम आर्मी का जो अखलाक लोगों ने देखा, तो वो बड़े मुतासर हुए कि भाई ये कौन सा मज़हब है जिसके अंदर इतना ख्याल रखा जाता है चीज़ों का। तो वो इंस्पायर हुए लोग और धीरे धीरे मुसलमान होते चले गए। समझ आ रही है बात आपको? बहरहाल अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये टॉपिक हो चुका अब हमारा आखिरी टॉपिक जो है वो हमेशा की तरह यही बोलता हूँ कि एक वीडियो में कवर कर लेंगे। आइडियोलॉजी एंड नेशनल कैरेक्टर, ये इसमें 1 2 3 4 5 6 टॉपिक हैं। तो ये 6 टॉपिक जो है वो एक वीडियो में कवर करना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन बहरहाल पूरी कोशिश करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।